वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीजेंड्स बायोसाइंस। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज का हमारा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि यूनिट का चौथा चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, जनन स्वास्थ्य समस्याएं तथा कार्यनीतियाँ पढ़ा था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, यह भी हम पढ़ चुके हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसकी चर्चा हम अंतिम लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा इनफर्टिलिटी या वंध्यता। तो वंध्यता के बारे में हम समझते हैं। इनफर्टिलिटी या वंध्यता उस समस्या का नाम है जिसके अंतर्गत कोई भी कपल या कोई भी दंपति जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ संतानों की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम लोग आम भाषा में जनसाधारण लोग इसको बांझपन के नाम से भी जानते हैं। तो बांझपन या इनफर्टिलिटी या वंध्यता क्या होता है? यदि कोई कपल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता है, सगर्भता को धारण नहीं कर पाता है, कोई भी फीमेल जो कि वैवाहिक जीवन में है, तो हम उस स्थिति को इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके कारण जो होते हैं वह फिजिकल शारीरिक हो सकते हैं तथा कॉन्जेनाइटल जन्मजात हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी बीमारी के कारण जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंतर्गत इनफर्टिलिटी उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त ड्रग, कुछ दवाइयाँ लेने के कारण भी इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त इम्यूनोलॉजिकल, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके कारण भी यह उत्पन्न हो सकता है। अगर वह क्षमता डिक्रीज होने लगे, कमज़ोर होने लगे, डिक्लाइन होने लगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल, यदि कोई बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तो उसको भी इनफर्टिलिटी होने का शिकार होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, शारीरिक जन्मजात किसी बीमारी के कारण, ड्रग ज़्यादा ओवरडोज लेने के कारण, या फिर इम्यूनोलॉजिकल रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण, या फिर साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से, इतने कारणों के कारण इनफर्टिलिटी या वंध्यता उत्पन्न होती है। यदि हम बात करें इनफर्टिलिटी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। जो वंध्यता होता है वह 2 प्रकार का होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसको हम प्राथमिक वंध्यता कहते हैं, तथा दूसरी तरफ होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसको हम द्वितीयक या द्वितीय वंध्यता कह सकते हैं। प्राथमिक इनफर्टिलिटी के अंतर्गत वह दंपति, वह कपल आते हैं जिनको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ हो, अर्थात सगर्भता जो है वो एक भी बार ना हुआ हो, तो उनको हम प्राथमिक वंध्यता के अंतर्गत काउंट करते हैं। द्वितीयक वंध्यता की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वह कपल आते हैं या फिर वह दंपति आते हैं जिनके अंतर्गत सगर्भता या फिर प्रेगनेंसी जो है वह हो चुकी हो, परंतु होने के कुछ समय पश्चात वह मिसकैरेज हो चुकी हो या फिर अनसक्सेसफुल हो चुकी हो। प्राथमिक वंध्यता के अंतर्गत गर्भधारण एक भी बार यदि नहीं हुआ है तब हम उसको प्राथमिक वंध्यता के अंतर्गत लेते हैं। और यदि गर्भधारण हो चुका है परंतु वह गर्भधारण किसी भी कारणवश बार बार गर्भ गिर जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है,
तब हम उसको द्वितीयक वंध्यता के अंतर्गत रखते हैं। यह तो बात हो गया वंध्यता के प्रकार का। अब वंध्यता देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों वंध्य हो सकते हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में केसेस की कि कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल जो हैं वह वंध्यता का शिकार हो चुके हैं या फिर होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जितना भी डेटा आता है इनफर्टिलिटी का, उसमें 33% केसेस के अंतर्गत मेल इनफर्टाइल होते हैं, वंध्य होते हैं या वाज होते हैं, और 33% केसों के अंतर्गत फीमेल जो होते हैं वह इनफर्टाइल होती हैं, और जो अदर 33% केस होते हैं उन केसेस के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों इनफर्टाइल होते हैं अर्थात वंध्य होते हैं। और बाकी जो 1% केस होते हैं वह केस ऐसे होते हैं जिनका कारण पता ही नहीं लग पाता है, यह अनडायग्नोसिस होते हैं या फिर इनकी जांच करने के बाद भी इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो हम किसी एक वर्ग को, केवल फीमेल को, जैसा कि हमारे समाज की धारणा है कि यदि कोई भी इनफर्टाइल है तो सबसे ज़्यादा जो दोष दिया जाता है वो एक स्त्री को दिया जाता है और पुरुष को उस दोष के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। परंतु यदि हम इस डेटा को देखें तो पुरुष और फीमेल दोनों का एक ही परसेंटाइल है इनफर्टाइल होने का। तो इस धारणा को हम ही लोगों के द्वारा दूषित किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि हम अगर बदलते हैं तो उसी के साथ साथ युग बदलने लगता है। तो किसी एक वर्ग के व्यक्ति को, पुरुष हो या फिर महिला हो, हम उसको यह नहीं कह सकते कि ज़्यादातर कमी एक ही वर्ग में होती है। और यदि हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी और किस केस में हो सकती है, तो इनफर्टिलिटी प्रेजेंट होती है बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। तो परिपक्वता होने से पहले इनफर्टाइल होते हैं पुरुष और फीमेल, अर्थात जो प्यूबर्टी की एज होती है 12 से 14 या फिर 12 से 15 साल के बीच की, उससे पहले जितने भी बाल वर्ग में आते हैं वो सभी इनफर्टाइल होते हैं। और अगर हम फीमेल का बात करें तो फीमेल में मेनोपॉज, जिसको हम रजोनिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, अर्थात फीमेल में एक एज होता है 45 की एज के बाद फीमेल में जो गैमीट होता है, युग्मक, जिसको हम कहते हैं ओवम, वह प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए मेनोपॉज के बाद और प्यूबर्टी से पहले स्त्रियां जो होती हैं वो अनफर्टाइल होती हैं, पुरुष प्यूबर्टी से पहले इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि पुरुषों के अंतर्गत उनके युग्मकों का निर्माण संपूर्ण जीवन भर चलता है, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, वह लगातार चलती रहती है जीवन भर। तो पुरुष में ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं है इनफर्टाइल होने का, लेकिन ये दो टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। अब हम समझते हैं कि पुरुष और स्त्रियों में किन किन कारणवश वंध्यता उत्पन्न हो सकती है। तो यदि हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल, पुरुषों में वंध्यता, तो इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं जो कि हम नीचे अंकित कर रहे हैं। पुरुषों में सर्वप्रथम कारण होता है ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया को हम कह सकते हैं लेस नंबर ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ स्पर्म। यदि पुरुषों के अंतर्गत नॉर्मल काउंट से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरुषों में 3 to 5 ml स्पर्म जो होता है, सीमेन जो होता है, वो एक बार में इजैक्यूलेट होता है, एक बार में। वीर्य का जो स्राव है वो 3 से 5 ml होता है, और उसमें एक निश्चित काउंट होता है स्पर्म का। तो वह काउंट आप मुझको कमेंट में करके बताओगे कि कितना होता है। तो यदि नॉर्मल स्पर्म काउंट से स्पर्म कम हो तो हम उस कंडीशन को, उस अवस्था को ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो यदि कम स्पर्म है, इसका मतलब
पुरुष जो है वो इनफर्टाइल हो सकता है। आजोस्पर्मिया का मतलब होता है, देखिए सब में स्पर्मिया स्पर्मिया दिख रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि स्पर्म से रिलेटेड बात चल रही है, शुक्राणुओं से रिलेटेड बात चल रही है। आजोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म प्रोडक्शन, अर्थात स्पर्म जो है वो उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। जब स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फीमेल ओवम से शुक्राणु का संलयन हो नहीं पाएगा और 2n जाइगोट जो है उसका निर्माण नहीं होगा, और जब जाइगोट ही नहीं बनेगा तो भ्रूण एम्ब्रियो कैसे बनेगा, और जब गर्भ के अंदर भ्रूण नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो संतान जो है वह नहीं हो सकती है। तो इसका एंजियोस्पर्मिया भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। अगर हम बात करें अगला तो ऑटो इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स होती हैं वह क्या करती हैं कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इम्यूनिटी जो है वो सेल्स स्पर्म को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो यदि बॉडी के अंदर मौजूद इम्यूनिटी सेल्स जो होती हैं, जो जिनको हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, वह स्पर्म को अगर किल कर देंगी तो हम जानते हैं कि बेसिकली संलयन या फिर फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होगा। अगला अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यूनिटी के बाद में होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इरेक्टाइल का मतलब होता है वही स्राव जो स्पर्म बाहर की तरफ स्रावित होता है, यदि उसके रास्ते में यूरिथ्रा के अंतर्गत कोई भी डिस्फंक्शन मौजूद है तो इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकती है। तो पुरुष में ये मुख्य रूप से कुछ निम्न कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यदि किसी पुरुष का हार्मोन जो है वो डिस्टरबेंस है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो वह पुरुष इनफर्टाइल हो सकता है। हार्मोनल डिस्फंक्शन में या फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम GnRH भी कहते हैं, आप लोग मुझको कमेंट में करके बताइए कि GnRH को कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित करती है, LH और FSH। यदि इन दो हार्मोन का पुरुष के अंतर्गत डिस्टरबेंस चल रहा है, यह कम स्रावित हो रहे हैं या फिर इनके अंतर्गत कोई भी खराबी आ चुकी है, तब इन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से, इनकी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, यदि थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत डिस्फंक्शन हो जाए तब भी इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकती है। एंड्रोजिन का कमी हो जाए बॉडी के अंदर, जो कि एक मेल हार्मोन है, मतलब कॉमन हार्मोन है, पुरुषों में भी प्रेजेंट रहता है। साथ साथ बात करते हैं यदि हम प्रोलैक्टिन, जो कि स्त्रियों में भी पाया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, प्रोलैक्टिन का डेफिशिएंसी हो जाए तब भी इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वाई क्रोमोजोमल डिलेशन हो जाए यदि, अब बाई क्रोमोजोमल डिलेशन क्या होता है? डिलेशन का मतलब होता है विलोपन होना, विलुप्त हो जाना। तो यदि कोई पुरुष है उसके अंतर्गत बाई गुणसूत्र, जैसा कि पुरुषों के अंतर्गत XY गुणसूत्र होते हैं जो कि लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं, और स्त्रियों के अंतर्गत XX गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र वह गुणसूत्र होते हैं जो लैंगिक अंगों की अर्थात जनन अंगों की वृद्धि में और जनन इकाइयों को या फिर उनके निर्माण की क्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। तो पुरुषों से यदि वाई हार्मोन ही गायब हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो पुरुषों के अंतर्गत यह कुछ विशेष रीजन है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसका एक रीजन जो है वो अल्कोहलिज्म भी है। अल्कोहलिज्म का मतलब है जो भी पुरुष ज़्यादा अल्कोहल या फिर शराब को कंज्यूम करते हैं उनके अंतर्गत स्पर्म की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी उत्पन्न होती है। इसके अलावा देखा जाए तो हाइड्रोसील, जो कि एक कॉमन बीमारी है पुरुषों के अंतर्गत, यदि वह हो जाए तब भी हम
उसके अंतर्गत इनफर्टिलिटी को ट्रेस कर पाते हैं या फिर इनफर्टिलिटी उत्पन्न होने का चांस रहता है। अब यदि कुछ प्रमुख कारणों की बात करें तो ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, ऑटो इम्यूनिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यह कुछ प्रमुख कारण हैं। इनके साथ साथ यह हार्मोनल डिस्टरबेंस भी एक विशेष कारणों के रूप में आता है, और वाई क्रोमोसोमल डिलेशन, जैसा कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एक रोग होता है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह आगे पीछे दाएं बाएं होने लगती है, अर्थात कम बढ़ होने लगती है। तो वहाँ पर हमको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। इसके बारे में हम डीपली चर्चा आगे करेंगे। अब यदि अगर हम बात करें मेल्स के अलावा फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की, महिलाओं के अंदर वंध्यता की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के अंदर वंध्यता के कुछ विभिन्न कारण होते हैं। जैसे कि इनमें कुछ प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो एक कंडीशन होता है जिसको हम एंडोमेट्रिटिस कहते हैं, और एक दूसरा कंडीशन होता है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यह दोनों टर्म थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना है। एंडोमेट्रिटिस के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मैट्रिटिस के अंतर्गत हमको मैट्रा नजर आ रहा है, मैट्रियोसिस के अंतर्गत भी हमको मैट्रा नाम याद आ रहा है। तो मैट्रा बेसिकली फीमेल के अंतर्गत जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, जिसको हम हिस्ट्रा के नाम से जानते हैं, बॉम्ब के नाम से जानते हैं, यूटेरस गर्भाशय के नाम से जानते हैं। तो इसी से संबंधित कुछ कंडीशंस हैं। तो एंडोमेट्रिटिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो होता है वो गर्भाशय की आंतरिक परत जो होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस परत के अंतर्गत जो एंडोमेट्रियम टिश्यू होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात उनके अंतर्गत सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो स्पेशली ल्यूमेन वाले भाग में, ऊपर के भाग में, जिसके कारण गर्भता नहीं होती है, सगर्भता, और इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी गर्भाशय के आंतरिक परत जो होती हैं उनमें एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं, अंतः गर्भाशयी ऊतक जो होते हैं, वह ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, जिसके कारण सगर्भता उत्पन्न होने में समस्या नजर आती है। तो यह दो प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल्स के अंदर भी हार्मोनल डिस्टरबेंस होने के कारण वंध्यता उत्पन्न होती है। अब हार्मोनल डिस्टरबेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत GnRH आते हैं, FSH और LH हार्मोन का जो डेफिशिएंसी होता है, कमी होता है, उसके कारण वंध्यता उत्पन्न होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल के अंतर्गत LH हार्मोन जो होता है वह ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करता है, फोड़ता है, और FSH जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल को, जो पुटिका होती है, उसको डेवलप करता है, बनाता है, जिसके अंदर से ओवम जो होता है वह रिलीज होता है। तो यदि इन दोनों हार्मोन की कमी उत्पन्न हो गई, कि सीक्रेट होते हैं GnRH के कंट्रोल से, तो इनफर्टिलिटी फीमेल में उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो थायराइड के अंतर्गत यदि डिसफंक्शन हो गया तब इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अंतर्गत यदि इम्बैलेंस हो गया, इनके संतुलन में गड़बड़ हो गया, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यह दो बेसिकली फीमेल हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं, जो केवल फीमेल के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इनके अंतर्गत यदि डिफिशियंसी हो गई
तब वंध्यता स्त्रियों में उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त एनओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग यदि अब्सेंट हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तब इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो सकती है। बाकी ऑलिगो ओव्यूलेशन एक कंडीशन होता है, जैसे पुरुषों में ऑलिगोस्पर्मिया था, फीमेल के अंतर्गत ऑलिगो ओव्यूलेशन होता है। ऑलिगो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जो ओवम होते हैं उनके अंतर्गत डिफिशियंसी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कमी उत्पन्न हो जाती है। तो जब बनेगा नहीं, एनओव्यूलेशन होगा, और यदि डेफिशिएंसी कमी होगी ओवम में, इसको हम अंडाणु कहेंगे, तब ऑलिगो ओव्यूलेशन कहलाया जाएगा। तो इनके कारणवश इनफर्टिलिटी उत्पन्न होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डिफेक्टिव ग्रोथ हो जाए, मतलब कि ये गर्भाशय रीजन जो है और जो नीचे इसके वजाइनल रीजन होता है वह डिफेक्टेड हो जाए, उसका ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से ना हो, तब भी वंध्यता उत्पन्न हो सकती है। और अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एंटीस्पर्म एंटीबॉडी इन बॉडी, यदि बॉडी के अंतर्गत कुछ ऐसी कोशिकाएं उपस्थित हैं जो कि ऑटो इम्यूनोलॉजिकल भी होता है, कि कुछ एंटीबॉडी ऐसा उत्पन्न होता है जो कि ओवम को किल कर देता है। तो यदि ओवम को हमारे शरीर की ही कोशिकाएं ध्वस्त कर देंगी तो इनफर्टिलिटी उत्पन्न होने के चांस रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत, जो कि अंडवाहिनी कहलाती है, फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत यदि कोई भी समस्या है, सपोज दैट फैलोपियन ट्यूब कहीं आगे से बंद है इसका रूट, तब भी ओवम जो है वो अपने रास्ते से अपने मुख्य बिंदु पर नहीं जा पाएगा, तो इनफर्टिलिटी उत्पन्न होने का चांस होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन फेलियर जो होता है, इम्प्लांटेशन को हम अंतारोपण भी कहते हैं, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, तो यह कोशिका गर्भाशय की आंतरिक दीवारों में धंसने लगती है, और इसी के धंसने के साथ साथ यह कोशिका विकसित होने लगती है। तो इसके धंसने को हम लोग कहते हैं अंतारोपण, इम्प्लांटेशन। यदि इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो यह कोशिका ठीक से वृद्धि नहीं कर पाएगी और यह रिप्रोडक्टिव ट्रैक के माध्यम से आउट ऑफ बॉडी चली जाएगी, शरीर के बाहर चली जाएगी। तो पुरुषों के अलावा यदि हम स्त्रियों में देखें इनफर्टिलिटी, तो एंडोमेट्रिटिस होता है। एंडोमेट्रिटिस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि गर्भाशय के अंता वाले जो ऊतक होते हैं उनके अंतर्गत वृद्धि होने लगती है, स्पेशली ल्यूमेन वाले पोर्शन में। और एंडोमेट्रियोसिस की अगर हम बात करें तो गर्भाशय के किसी भी पार्ट में यदि अंता वाले पार्ट में अंता गर्भाशयी ऊतकों की वृद्धि होती है, उसके कारण इनफर्टिलिटी उत्पन्न होगी। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, FSH LH का कमी हो जाने के कारण, थायराइड डिस्टर्बेंस के कारण, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस के कारण इनके संतुलन में कमी हुई, गड़बड़ हुआ, तब भी उत्पन्न हो सकता है। एनओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग का ना होना, अर्थात अंड कोशिका का बॉडी के बाहर ना आना, उसका बनने में कोई भी डिस्फंक्शन। ऑलिगो ओव्यूलेशन मतलब डेफिशिएंसी, कमी हो जाए अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया में, तब भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में कोई रैप्चर हो, कोई समस्या हो, तब भी हो सकता है। और इम्प्लांटेशन, अंतारोपण जो होता है गर्भ के अंदर, यदि वह फेलियर है, उसमें नहीं हो रहा है, तब भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हमने बेसिकली जाना कि वंध्यता क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह किस किस कारणवश होता है, और मेल और फीमेल में इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यह कुछ बेसिक बातें थी हमारे आज के टॉपिक के लिए। अब हमारा इस लेक्चर का पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग
जानेंगे कि इनफर्टिलिटी यदि किसी दंपति को हो जाता है तो उसके उपाय कौन कौन से होते हैं, या फिर क्या उन दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई ऊर्जा और एक नई वीडियो के साथ।